Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with philosophical foundation of education, जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट लगाया गया है फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। उसकी फर्स्ट यूनिट हम पहले पढ़ चुके हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे आपकी सेकेंड यूनिट। यानी सेकेंड यूनिट के अंदर ये वीडियो आपका पूरा सेकेंड यूनिट कवर करेगी। यानी ये भले ही 30 या 40 मिनट्स की वीडियो खींचे, लेकिन आपको अगर ये वीडियो देखकर सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं तो इसको देखने में कोई भी आपका लॉस नहीं है। एक बार में आपकी पूरी यूनिट कवर हो जाएगी, यानी उसके अंदर जितने पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स एक बार में आपके कवर हो जाएंगे। इस वीडियो को देखकर आप भी अपने ऐसे ही नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं एंड अगर एग्जाम में आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आपकी सेकेंड यूनिट का एक क्वेश्चन ये जरूर बनेगा। वैसे भी सेकेंड यूनिट पूरी इसमें कवर होगी, तो इस जो ये टॉपिक है हमारा, इस टॉपिक में से 2 क्वेश्चन आपके जरूर आते हैं, जिनमें से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, कोई सा भी, चाहे वो आइडियलिज्म का हो, चाहे वो रियलिज्म का हो, चाहे वो प्रैग्मेटिज्म का हो, चाहे वो किसी का भी हो। मतलब आपको इसके अंदर टोटल 5 चीजें पढ़नी है। उसके हर पॉइंट को आपको देखकर चलना है। तो सबसे पहले मैं टू पॉइंट्स को लेकर चल रही हूँ इसके अंदर, आइडियलिज्म और रियलिज्म। वैसे इसमें हमें 2 इज्म और पढ़ने हैं, यानी 2 वाद और पढ़ने हैं, लेकिन सबसे पहले हम पढ़ेंगे आदर्शवाद को और यथार्थवाद को। जो आदर्शवाद है वो क्या है हमारा, आदर्शवाद को किस किस ने फॉलो किया, या जो यथार्थवाद है उसको किस किस ने फॉलो किया, या क्या चीज है ये, इसके क्या क्या सिद्धांत हैं, इसके हिसाब से जो हमारी एजुकेशन है वो कैसे चल रही है, क्या क्या इसके अपने अपने पैटर्न है। ये एक तरीके से क्या होता है, जो आदर्शवाद और यथार्थवाद होता है, या कोई भी प्रयोजनवाद हो गया, प्रकृतिवाद हो गया, नेचुरलिज्म हो गया, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, इनका अपना खुद का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि हमने आदर्शवाद को अगर फॉलो किया है तो एजुकेशन में हमारे जो जो एजुकेशन में इसके समर्थक अलग होते हैं। सबसे पहले हम बात ले लेंगे, अगर आइडियलिज्म का ही एग्जांपल ले लें तो इसके समर्थक अलग होंगे, मतलब इसको समर्थन देने वाले लोग अलग होंगे, इसके जो सिद्धांत है वो अलग होंगे, इसके हिसाब से टीचर कैसे होने चाहिए वो अलग होंगे, इसके हिसाब से छात्र कैसे होने चाहिए, किस जगह पर इन्हें पढ़ाया जाए, भवन का निर्माण कैसा होना चाहिए, यानी जो विद्यालय भवन है उसका निर्माण कैसा होना चाहिए, किस तरीके का डिसिप्लिन होना चाहिए, किस तरीके की हमें करिकुलम पढ़ाई जानी चाहिए। मतलब ये सारी चीजें ओवरऑल आज मैं इस वीडियो में आपको ब्रीफ में पढ़ाने वाली हूँ कि आइडियलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म या नेचुरलिज्म, ये चारों पांचों चीजें किस किस तरीके से किस किस चीजों को फॉलो कर रही हैं। तो ये वीडियो लंबी होने वाली है, तो पेशेंस रख के इस वीडियो को देखें, जिसमें आपका फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन का पूरा सेकेंड यूनिट कवर करेगी है। तो फर्स्ट हम देखेंगे जो आदर्शवाद है उसके समर्थक कौन कौन है। जो हमारा आदर्शवाद है उसके समर्थक है सुकरात, प्लेटो, प्लेटो है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, एथेंस में हुआ था। नेक्स्ट है थर्ड हमारा हीगल, फोर्थ है दयानंद, फिफ्थ है हमारे गांधी जी, और सिक्स्थ है हमारे टैगोर। यानी इन सब लोगों ने आदर्शवाद को फॉलो किया, यानी आइडियलिज्म को फॉलो किया। नेक्स्ट हम देखेंगे यथार्थवाद यानी रियलिज्म। रियलिज्म को किस किस ने फॉलो किया, रियलिज्म को फॉलो करने वाले लोग थे रेबेल, मिल्टन, लॉक, रटके, देन बेकन और मंटेन। यानी पावलो भी जो थे, पावलो भी ब्राजील में इनका बर्थ हुआ था और इन्होंने भी रियलिज्म को फॉलो किया। मतलब ये एक ज्यादातर वेस्टर्न फिलोसोफर्स हैं और इसके अंदर आइडियलिज्म के अंदर सारे हमारे जो इंडियन फिलोसोफर्स हैं वो हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे आधारभूत सिद्धांत यानी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। सबसे पहले आदर्शवाद के प्रिंसिपल्स हम देखेंगे। आप सीरीज लेकर चलेंगे कि फर्स्ट रो है, जो मैंने फर्स्ट कॉलम बना रखा है वो आदर्शवाद का है, सेकंड कॉलम मैंने बना रखा है रियलिज्म का यानी यथार्थवाद का। यथार्थवाद क्या होता है, एक सत्यता, एक सच्चाई जिसके अंदर होती है। तो सबसे पहले हम आदर्शवाद के सिद्धांत देखेंगे कि आदर्शवाद के सिद्धांत क्या क्या है। आदर्शवाद ईश्वर पर बल देता है, मतलब आदर्श मानता है, ईश्वर को अपना आदर्श मानता है। आदर्शवाद जो है वो ईश्वर को मानता है कि ईश्वर है, हमारी जो लाइफ है उसको किसने बनाया, मतलब हमें जीवन किसने दिया, या जो भी चीजें चल रही हैं, प्रकृति है या पूरी दुनिया जिस पर भी बेस है, वो एक ईश्वर है। वो ईश्वर को ही आदर्श मानते हैं और आदर्शवाद जो है वो ईश्वर पर बल देता है और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक पूर्णता को आवश्यकता मानता है। मतलब
आप अगर पूजा पाठ करेंगे इनके हिसाब से, आदर्शवादी जो होते हैं इनके हिसाब से क्या होता है कि अगर आप पूजा पाठ करेंगे, ईश्वर को मानेंगे, अध्यात्म को फॉलो करेंगे, तो आपका मतलब जो जीवन है बहुत ही अच्छे से चलेगा। नेक्स्ट है सेकंड, आदर्शवाद आध्यात्मिक जगत को स्वीकार करता है। आदर्शवाद जो है वो आध्यात्मिक मतलब स्पिरिचुअल, एक जो हमारी थिंकिंग होती है ना कि हम आदर्शवाद को फॉलो कर रहे हैं, प्रकृतिवाद को फॉलो कर रहे हैं या उसको नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, जो आदर्शवादी होते हैं उनके अनुसार क्या होता है कि वो आध्यात्मिक जगत को यानी स्पिरिचुअलिज्म को, इसको फॉलो करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट है थर्ड, आदर्शवाद के अनुसार क्या होता है। आदर्शवाद के अनुसार आध्यात्मिक नियम, यानी जो अध्यात्म के नियम होते हैं कि हमें भगवान को मानना है, पूजा पाठ में विश्वास रखना है, किसी से झूठ नहीं बोलना, किसी का बुरा नहीं करना, ये सारी चीजें हैं। तो आदर्शवाद के अनुसार आध्यात्मिक नियम सर्वोपरि हैं। जो अध्यात्म के जो नियम बने हुए हैं वो सर्वोपरि हैं और सार्वभौमिक हैं, यानी यूनिवर्सल लेवल पर हैं। तो 3 पॉइंट्स हमने देखे इसके सिद्धांत, यानी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ आइडियलिज्म। तो नेक्स्ट हम देखेंगे रियलिज्म। रियलिज्म के क्या क्या सिद्धांत हैं। यथार्थवाद व्यक्ति एवं समाज में विश्वास करता है, मतलब जो यथार्थवाद है, मैंने जैसा बताया कि ये सच्चाई पर विश्वास करता है, जो इसे दिखता है वो उसी पर विश्वास करता है। तो रियलिज्म जो है वो यथार्थवाद, वो सच्चाई पर विश्वास करता है। यथार्थवाद व्यक्ति एवं समाज में विश्वास रखता है, जो उसको सामने दिख रहा है, मतलब एक इंसान है, व्यक्ति है और समाज है, समाज के रूल रेगुलेशंस हैं, जो रियलिटी है वो उस चीज पर विश्वास करता है। ये नहीं कि भगवान है या नहीं है, आपने भगवान को देखा है, नहीं देखा, वो विश्वास ही नहीं करेगा। जो रियलिज्म को फॉलो करते हैं उन लोगों के लिए अध्यात्म का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट है हमारा यथार्थवाद स्थूल जगत में महत्व को स्वीकार करता है, मतलब स्थूल जगत के महत्व को स्वीकार करता है। उसके लिए जगत क्या है, एक तरीके से कि आप ये नहीं मानेंगे कि वो भगवान की बनाई हुई पृथ्वी है, जैसे जैसे आविष्कार हुआ है वो आविष्कार इंसानों ने ही किए हैं। तो वो मानता है कि जो यथार्थवाद मानता है कि स्थूल जगत के महत्व को स्वीकार करता है। थर्ड है हमारा यथार्थवाद के अनुसार कारण परिणाम के वैज्ञानिक नियम सर्वोपरि हैं, सर्वव्यापी हैं एवं सर्वमान्य हैं। मतलब वो क्या कहता है, जो चीज आपकी आंखों के सामने आपको दिख रही है, जिसका कॉज एंड इफेक्ट आपको पता चल रहा है कि कारण क्या है, परिणाम क्या है, वो चीज सच है, वो चीज यथार्थ है, वो चीज रियल है, रियलिज्म कहलाता है वो, कि उसका एक वैज्ञानिक नियम है, वो विज्ञान के हिसाब से क्या है, एक उसका प्रूफ है कि वो चीज सच है। तभी तो हम साइंटिफिक चीजों को मानते हैं कि साइंटिफिकली करेक्ट है। तो यही चीज यथार्थवाद भी बोलता है। तो यहाँ हमने देखा सिद्धांत क्या क्या है, आदर्शवाद के, यथार्थवाद के। आदर्शवाद मतलब ईश्वर पर बल देता है, आध्यात्म पर बल देता है, पूजा पाठ पर बल देता है, ईश्वर में मान्यता रखता है। और यथार्थवाद सच देखता है कि जो सामने है, जो समाज में है, जो कॉज एंड इफेक्ट है हर चीज के, जो साइंटिफिक है, वही चीजें यथार्थवाद के अनुसार सही होती हैं। इसी में फोर्थ हम देखेंगे, सिद्धांत अभी हमारे खत्म नहीं हुए, सिद्धांत के अंदर ही हम फोर्थ पॉइंट देखेंगे, जिसके अंदर है आदर्शवाद में। आदर्शवाद के अनुसार मूल्य पूर्व निर्धारित है। जो मूल्य है हमारे नैतिक मूल्य हैं वो पूर्व यानी पहले से ही निर्धारित हैं, हमें उनको तोड़ना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, इसमें आदर्शवाद एक पूर्ण आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। जो दृष्टिकोण है इनका, जो देखने का नजरिया है वो क्या है, आध्यात्मिक तरीके से है, मतलब जो भगवान को मानते हैं पूर्ण रूप से। ऐसे ही यथार्थवाद में फोर्थ पॉइंट है वर्तमान जीवन की आवश्यकताओं से ही प्रमुख तथा मूल्य बन जाते हैं। मतलब जो वर्तमान जीवन है, जो प्रेजेंट लाइफ हम जी रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में हम रह रहे हैं, उसकी जो नीड्स होती है वही एक मूल्य बन जाती हैं। पहले से कोई मूल्य निर्धारित नहीं है, जो मूल्य है वही बन जाती हैं। फिफ्थ है हमारा इसमें यथार्थवाद का पूर्णतः वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। यथार्थवाद का जो दृष्टिकोण है वो क्या है, आध्यात्मिक नहीं है, वो क्या है, वैज्ञानिक है, यानी साइंटिफिक है। जो साइंस ने प्रूव कर दिया वही चीज यथार्थवाद यानी रियलिज्म वाले मानेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे शिक्षा के सिद्धांत, यानी शिक्षा के सिद्धांत क्या क्या है, क्या क्या इसके अंदर। पहले हमने इन चीजों के सिद्धांत देखे कि यथार्थवाद के या आदर्शवाद के सिद्धांत क्या क्या है खुद के अपने, और अब इनके हिसाब से शिक्षा के क्या क्या सिद्धांत होने चाहिए।
सो फर्स्ट हम इसमें देखेंगे आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का आधार अध्यात्म शास्त्र तथा नीति शास्त्र होना चाहिए। मतलब नीति के हिसाब से सब कुछ चलना चाहिए, जो नीति बनी हुई है, जो अध्यात्म कहता है, उन्हीं चीजों के हिसाब से आदर्शवाद के हिसाब से शिक्षा जो है वो उसी पर आधारित होनी चाहिए। इसी में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, आदर्शवाद मानसिक शक्तियों पर बल देता है। आदर्शवाद जो है वो मेंटली जो हमारी पावर होती है उस पर बल देता है। इसी में हमारा थर्ड है, शिक्षा का केंद्र शिक्षण तथा पाठ्यक्रम है। जो शिक्षा का केंद्र होता है वो शिक्षण होता है, टीचिंग होती है, और जो करिकुलम है वो होता है हमारा पाठ्यक्रम। इसी में फोर्थ है हमारा, पुस्तकीय ज्ञान पर बल दिया जाता है। मतलब जो पुस्तक वाला ज्ञान है, पुस्तक में जो लिखा है उसी ज्ञान पर बल देना, इसके अंदर एक इसका जो सिद्धांत है, इसका एक प्रिंसिपल है। सेकंड हम इसमें देखेंगे यथार्थवाद के बारे में। यथार्थवाद के अनुसार शिक्षा का आधार केवल विज्ञान है। यथार्थवाद विज्ञान को फॉलो करता है, साइंस को फॉलो करता है, जो साइंटिफिक है उसको फॉलो करता है। इसमें सेकंड पॉइंट है, यथार्थवाद व्यवहार तथा प्रयोग पर बल देता है। यथार्थवाद जो है, जो रियलिज्म है, वो व्यवहार तथा प्रयोग पर बल देता है। जो चीज आप प्रयोग कर रहे हैं, जिस चीज को आप प्रैक्टिकली देख रहे हैं, उस चीज पर बल देता है। कि जो चीज प्रैक्टिकली आप नहीं देख रहे, भगवान को आप देख रहे हो प्रैक्टिकली, भगवान को फील कर रहे हो प्रैक्टिकली, नहीं कर पा रहे ना, वो चीज एक सुप्रीम पावर है। हम मानते हैं कि भगवान है, लेकिन रियलिज्म के हिसाब से वो चीज नहीं है। थर्ड है, शिक्षा का केंद्र क्या है? शिक्षा का केंद्र बालक का वर्तमान जीवन है। शिक्षा का केंद्र आदर्शवाद के हिसाब से ये नहीं है कि शिक्षण होना चाहिए, टीचिंग होनी चाहिए और करिकुलम होना चाहिए। इनके हिसाब से क्या है, शिक्षा का केंद्र जो है, शिक्षा किस पर आधारित है? बालक का वर्तमान जीवन, जो उसकी प्रेजेंट लाइफ होती है, उस पर आधारित है। फोर्थ है, इसमें पुस्तकीय ज्ञान जो है, बुक की नॉलेज जो उसका विरोध करता है यथार्थवाद, यानी रियलिज्म पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करता है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे आदर्शवाद के हिसाब से सब्जेक्ट। एक तरीके से क्या, जो आदर्शवाद है उसके हिसाब से हमारे शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए, एम ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए, एजुकेशन क्यों हम ले, किस हिसाब से, क्या उसके जो उद्देश्य हैं वो क्या है, क्यों हमें एजुकेशन लेनी चाहिए, इस बात पर आदर्शवाद क्या कहता है ये हम देखेंगे। और रियलिज्म यानी यथार्थवाद क्या कहता है कि हमारे शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए। फर्स्ट हम देखेंगे आदर्शवाद के हिसाब से शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए, क्या एम होने चाहिए शिक्षा को लेने के लिए। फर्स्ट है व्यक्ति का अध्ययन करना अथवा अनुभूति, व्यक्तित्व जो हमारी पर्सनैलिटी है उसकी अनुभूति। सेकंड है आध्यात्मिक विकास करना, मतलब आध्यात्मिक विकास करना। शिक्षा क्यों लेंगे? अगर हम आदर्शवाद को फॉलो करके शिक्षा लेंगे तो उसके अंदर हमें क्या क्या सीखना पड़ेगा, अपने व्यक्तित्व को अनुभूति, अपने व्यक्तित्व की मतलब पर्सनैलिटी की अनुभूति, आध्यात्मिक विकास करना, अपने आप को पूजा पाठ या फिर भगवान के एक तरीके से ईश्वर को मानना। आदर्शवाद के हिसाब से हमें शिक्षा में ये चीजें बताई जाएंगी। थर्ड है सत्य को, शिव को तथा सुंदरम का विकास करना, मतलब ये जो सत्यम शिवम सुंदरम होता है इसके हिसाब से चलना। फोर्थ है संस्कृति संपत्ति की रक्षा करना, यानी जो हमारी संस्कृति है, हमारे देश की जो संस्कृति है, कल्चर है, और हमारी जो संपत्ति है उसकी रक्षा करना। मूल प्रकृति को आध्यात्मिक प्रकृति में बदलना, जो मूल प्रकृति है उसको आध्यात्मिक प्रकृति में बदलना, कि सब कुछ आध्यात्म के हिसाब से चले, ईश्वर के हिसाब से चले। जो हमारी वैल्यूज हैं कि ईश्वर के हिसाब से, जैसे हम जो लोग ईश्वर को मानते हैं वो क्या कहते हैं, किसी से झूठ मत बोलो, किसी को हर्ट मत करो, या ईश्वर को मानो, पूजा पाठ में विश्वास करो। तो ये चीजें इसके अंदर हमें सिखाई जाएंगी। सिक्स्थ इसमें पारित्र जीवन की तैयारी, मतलब पारित्र जीवन की तैयारी, इसके अंदर हमें जो हमारी शिक्षा है उसके हिसाब से हमें ये 6 पॉइंट्स बताए जाएंगे। अब हम रियलिज्म देखेंगे कि रियलिज्म में शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं। इसमें फर्स्ट है बालक को एक सुखी संपन्न जीवन की, मतलब उसके अंदर क्या है, बालक को सुखी तथा संपन्न जीवन की तैयारी कराना। मतलब जो बच्चे हैं उसके लिए, उनके लिए रियलिज्म क्या कहता है, क्यों उन्हें शिक्षा दिलवानी चाहिए, कि जो बच्चे हैं उनके लिए एक सुखी जीवन हो, संपन्न जीवन हो, उसकी तैयारी कराना। सेकंड है बालक को वास्तविक जीवन के लिए तैयार करना, बालक जो है, जो स्टूडेंट है, उसके लिए वास्तविक जीवन, जो वास्तविकता सामने दिख रही है, जो रियलिटी है, उसके लिए तैयार करना। थर्ड है बालक की शारीरिक तथा मानसिक शक्तियों का विकास करना, मतलब बच्चा जो है, स्टूडेंट जो है, वो मेंटल लेवल पे और जो हमारी फिजिकल लेवल है उसके हिसाब से डेवलप हो ज़्यादा। नेक्स्ट है ज्ञान इंद्रियों का विकास करना, जो ज्ञान इंद्रियां हैं उसका विकास करना, प्रशिक्षण करना।
फिफ्थ है हमारा व्यावसायिक शिक्षा देना, यानी रियलिज्म के हिसाब से हमें वोकेशनल स्टडीज देनी चाहिए जिनमें बच्चा निपुण हो और कोई भी व्यवसाय कर सके। नेक्स्ट हम देखेंगे कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए आदर्शवादियों के हिसाब से। जो आदर्शवाद को फॉलो करते हैं उनके हिसाब से हमारा करिकुलम कैसे डिजाइन होना चाहिए, जो हम स्कूल में करिकुलम पढ़ाएंगे बच्चों को वो कैसा होना चाहिए आदर्शवाद के हिसाब से पहले हम देखेंगे, फिर यथार्थवादी जिसको एक तरीके से उनके हिसाब से क्या होना चाहिए करिकुलम। तो फर्स्ट हम देखेंगे आदर्शवाद, सेकंड हम देखेंगे यथार्थवाद, और इसका क्या मेन पॉइंट है करिकुलम की, करिकुलम कैसा होना चाहिए। तो फर्स्ट है हमारा आदर्शवादी पाठ्यक्रम की रचना। जो आदर्शवादी हैं उनके पाठ्यक्रम की रचना कैसी होनी चाहिए, आदर्शों, विचारों तथा शाश्वत मूल्यों के आधार पर होती है। मतलब जो आदर्शवादी मानते हैं ये पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, उसकी रचना होनी चाहिए आदर्शों, आदर्श होने चाहिए उसके अंदर, सारे विचार होने चाहिए, शाश्वत के मूल्यों पर आधारित होनी चाहिए। नेक्स्ट है आदर्शवादी पाठ्यक्रम में मानवीय विषयों पर बल दिया जाता है। मतलब मानवीय, मानव का किस तरीके से डेवलपमेंट हो उनके विषयों पर बल दिया जाता है। थर्ड है आदर्शवादी जो है आदर्शवादी पाठ्यक्रम के मुख्य विषय निम्न है। कौन कौन से मुख्य विषय हैं, उनका करिकुलम कौन कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ाता है, धर्मशास्त्र पढ़ाएगा, अध्यात्म शास्त्र पढ़ाएगा, नीति शास्त्र, भाषा, उसके बाद समाज शास्त्र पढ़ाएगा, साहित्य पढ़ाएगा, भूगोल पढ़ाएगा, इतिहास पढ़ाएगा, संगीत पढ़ाएगा तथा कला पढ़ाएगा। यानी इतनी ये जो एक तरीके से जो शास्त्र होते हैं ना सारे, साहित्य, हमारा संगीत, हमारा कल्चर, इनका ही ज्ञान आदर्शवादियों के हिसाब से पाठ्यक्रम में इंक्लूड किया गया है। जो लोग भगवान को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, अध्यात्म को फॉलो करते हैं, यानी आदर्शवादी या आइडियलिज्म वाले। थर्ड है नेक्स्ट है हमारा जिसके अंदर हम देखेंगे यथार्थवादी, यानी जो रियलिज्म को फॉलो करते हैं वो क्या मानते हैं कि हमारा पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए स्कूल में, किस तरीके के सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने हैं। तो उनके हिसाब से करिकुलम है यथार्थवादी पाठ्यक्रम उपयोगिता, जो उपयोगिता होती है उसके आधार पर होना चाहिए, उपयोगिता तथा आवश्यकता आधारित होनी चाहिए। जिस चीज की आवश्यकता है आज के समाज में, जिस चीज की आवश्यकता है, जैसे ये मॉडर्न इंडिया है तो मॉडर्न इंडिया में क्या पढ़ना चाह रहे हैं बच्चे, किस टाइप की एजुकेशन उनको देनी चाहिए, टेक्निकल जमाना आ गया उसके हिसाब से सारी एजुकेशन, सारे सब्जेक्ट्स लगाए जाएंगे। सेकंड है इसमें हमारा प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक विषयों को तथा मानवीय विषयों को स्थान मिलता है। मतलब जो प्रकृतिवाद है उसके हिसाब से मानवीय विषयों तथा मानवीय विषयों या वैज्ञानिक विषयों दोनों को स्थान मिलता है। मतलब प्रकृतिवाद में भी ऐसा ही है और यथार्थवाद में भी ऐसा ही है। थर्ड है इसमें जो प्रकृतिवाद और यथार्थवाद है उनका पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, खेल कूद, शारीरिक विकास, स्थान, स्वास्थ्य विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित। तो इसमें ये सारे सब्जेक्ट्स होने चाहिए, खेल कूद, शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, ये सारे सब्जेक्ट्स उसके अंदर इंक्लूड होने चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे सब्जेक्ट्स जो हमारे आदर्शवाद और यथार्थवाद के हिसाब से शिक्षा की पद्धति है वो क्या है, टीचिंग के मेथड क्या क्या होने चाहिए, किस तरीके से टीचिंग करनी चाहिए, टीचर किस तरीके से किन मेथड से बच्चों को पढ़ाएगा। सबसे पहले देखेंगे आदर्शवाद के हिसाब से क्या क्या मेथड होने चाहिए हमारे पास। आदर्शवादियों ने किसी निश्चित शिक्षण पद्धति को नहीं माना, मतलब उन्होंने किसी भी एक पद्धति को नहीं माना कि एक कोई पर्टिकुलर मेथड बना दिया गया हो इनके हिसाब से। नेक्स्ट है आदर्शवादी दर्शन अनेक शिक्षण पद्धतियों का समर्थन करता है। मतलब कई ऐसी शिक्षण पद्धतियां हैं, कई ऐसी शिक्षण मेथड्स हैं, टीचिंग मेथड्स हैं जिनको ये समर्थन करता है। इस दृष्टि से आदर्शवादी अपने आप को शिक्षण पद्धति का निर्माणकर्ता समझते हैं। मतलब आदर्शवादी क्या मानते हैं कि उन्होंने खुद किसी टीचिंग मेथड का निर्माण किया है, वो ऐसा मानते हैं, खुद समझते हैं वो। इसी में थर्ड पॉइंट है आदर्शवादियों ने निम्न शिक्षण पद्धतियों को अपनाया। मतलब आदर्शवादियों ने किन किन शिक्षण पद्धतियों को अपनाया, प्रश्नोत्तर पद्धति, मतलब जिसमें प्रश्नों का उत्तर, प्रश्न हो और उत्तर हो, मतलब क्वेश्चन पूछे जाए और उसका आंसर स्टूडेंट दे, ऐसा मेथड। सेकंड है संवाद पद्धति, मतलब संवाद के द्वारा। थर्ड है हमारी वाद विवाद, मतलब जो वाद विवाद के द्वारा तर्क, एक तरीके से तर्क देते हैं ना हम अपना, वाद विवाद होता है कि हमने अपना पक्ष रखा, किसी ने अपना पक्ष रखा, उसके हिसाब से स्टडी हो। फोर्थ व्याख्यान पद्धति, मतलब एक्सप्लेन करना किसी चीज को, व्याख्या करना किसी चीज की।
फिफ्थ कौन सी एक पद्धति है, क्या मेथड है, तर्क, जिसके अंदर हम अपना लॉजिक देते हैं, तर्क पद्धति। सिक्स्थ है हमारा निर्देशन पद्धति, मतलब गाइडेंस एक तरीके से हो। और सेवन्थ है हमारा पुस्तक पठन पद्धति, मतलब जो पुस्तक को, किसी बुक को पढ़ के हमें जो पद्धति, जो ये पद्धति है उसमें क्या है, पुस्तक पठन, मतलब पुस्तक को पढ़ के जो ज्ञान हमें मिलता है, ये टीचिंग मेथड इसके अंदर होते हैं। अगेन हम देखेंगे कि अब रियलिज्म के हिसाब से क्या क्या टीचिंग मेथड्स हैं और किस किस तरीके से पढ़ाया जाए। जो यथार्थवादी हैं, यथार्थवादी वस्तुनिष्ठ तथा वैज्ञानिक पद्धतियों पर बल देता है, मतलब ये शुरू से ही हम देख रहे हैं कि ये साइंटिफिक नॉलेज, साइंटिफिक चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है या फिर उसको मान रहा है। तो वैज्ञानिक विधियों पर बल देता है, निरीक्षण, परीक्षण, निरीक्षण होता है, परीक्षण होता है, तथा विश्लेषण एवं आगमन पद्धतियां वैज्ञानिक शिक्षण पद्धति के अंग हैं। इसके अंदर सेकंड क्या है, यथार्थवाद शिक्षा की अविधिक विधियों का समर्थन करता है। इन विधियों में सबसे महत्वपूर्ण भ्रमण है, मतलब घूम घूम के, भ्रमण मतलब चारों तरफ अगर हम जाएंगे, घूमेंगे तो उसके बारे में हमें नॉलेज गेन होगी। इसी के अंदर हम टीचिंग के मेथड्स देखें कि कौन कौन से मेथड्स ये फॉलो करते हैं। यथार्थवाद निम्नलिखित शिक्षण, इसके अंदर क्या है, सबसे पहला स्वानुभव और खोज विधि, मतलब स्वानुभव खोज विधि, जो डिस्कवरी होती है एक तरीके से, खोज करके, सर्च करके पढ़ना। नेक्स्ट है प्रयोगात्मक विधि, यानी प्रयोग करके, प्रैक्टिकल वे में पढ़ना किसी चीज को। एक होता है हारिस्टिक विधि, हारिस्टिक पद्धति के अंदर भी ये चीज, इस मतलब जो यथार्थवादी हैं, रियलिज्म को फॉलो करते हैं, वो हारिस्टिक पद्धति को भी अपनाते हैं। और फोर्थ है सह संबंध पद्धति, मतलब ये चार ऐसी विधियां हैं, चार ऐसे मेथड्स हैं टीचिंग करने के लिए, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे आदर्शवादियों के हिसाब से अनुशासन कैसा होना चाहिए और यथार्थवादियों के हिसाब से अनुशासन कैसा होना चाहिए, यानी आइडियलिज्म के हिसाब से अनुशासन कैसा होना चाहिए और रियलिज्म के हिसाब से कैसा होना चाहिए। तो फर्स्ट हम देखेंगे आदर्शवाद का नारा क्या है, अनुशासन। आदर्शवाद अनुशासन को फॉलो करता है कि अनुशासन होना ही होना चाहिए कहीं भी जहां पर एजुकेशन चल रही हो। तो इसके हिसाब से क्या है, आदर्शवाद का नारा है अनुशासन। अतः यह दर्शन बालक को नियंत्रित स्वतंत्रता प्रदान करते हुए प्रभावात्मक अनुशासन पर बल देता है, मतलब बालक को इतनी ही स्वतंत्रता मिले जितना उसको नियंत्रण करके रखा जा सके, मतलब ज्यादा खुली छूट ना दी जाए, बच्चों को अनुशासन में रखा जाए। और यथार्थवादियों के हिसाब से अनुशासन क्या है, यथार्थवाद प्राकृतिक तथा सामाजिक नियमों के अनुसार प्राकृतिक तथा सामाजिक अर्थात मुक्तायात्मक तथा प्रभावात्मक अनुशासन में समन्वित रूप से बल देता है। मतलब इसमें क्या कहना चाह रही है, मुक्तायात्मक, बच्चों को मुक्त छोड़ा जाए, उनके हिसाब से बच्चों का मेंटल लेवल जितना बढ़ेगा उतना अच्छा है। सामाजिक लेवल पर, प्रभावात्मक लेवल पर उनको अनुशासित ना किया जाए, उतना ज्यादा अनुशासन हो, लेकिन एक तरीके से वो इतना ना हो कि वो समाज के नियमों को ना सीख सकें, प्राकृतिक नियमों को ना सीख सकें, मुक्त ना रह सकें, या उनके ऊपर अनुशासन का या किसी चीज का कोई गलत प्रभाव पड़े। सो फ्रेंड्स, आगे हम देखेंगे कि जो आइडियलिज्म है या रियलिज्म है, इनके हिसाब से शिक्षक कैसा होना चाहिए स्कूल में, यानी जो टीचर है वो किस तरीके का होना चाहिए आदर्शवादियों के हिसाब से और यथार्थवादियों के हिसाब से। तो सबसे पहले हम आदर्शवादी शिक्षकों को देखेंगे कि इनके हिसाब से शिक्षक विद्यालय में कैसा अपॉइंट होना चाहिए। फर्स्ट है इसमें आदर्शवाद के अनुसार शिक्षक का स्थान बड़े महत्व एवं गौरव का है, मतलब आदर्शवाद के हिसाब से जो एक गुरु होता है, शिक्षक होता है, वो बहुत ही ज्यादा बड़ा महत्व होता है उसका हमारी लाइफ में, और गौरव का है, मतलब प्राउड फील होना चाहिए कि कोई शिक्षक हमें शिक्षा दे रहा है, तथा बालक का गुण है। सेकंड है इसी में, इस वाद के अनुसार, मतलब आदर्शवाद के अनुसार शिक्षक जो होता है एक माली के समान है, शिक्षक जो है एक माली के समान है, जो गार्डनर होता है माली के समान है, तथा बालक एक पौधे के समान है, बालक एक पौधे के समान है, जैसे कि माली ही बगीचे की रखवाली करता है, पौधों को पानी कब देना है, कब उसको सनलाइट की जरूरत है, कब उसको खाद की जरूरत है, इन सब चीजों की। उसी तरीके से जो एक टीचर होता है वो अपने स्टूडेंट के बारे में सारी नॉलेज रखता है कि कब उसको किस चीज की नीड है, कब उसको कैसी शिक्षा देनी है। तो जो शिक्षण होता है वह एक माली के समान है शिक्षक, तथा बालक जो है एक पौधे के समान है। माली रूपी शिक्षक की उचित देखरेख के बिना
पौधे रूपी बालक का सर्वोत्तम विकास नहीं हो सकता। मतलब ये टोटली ये कहना चाह रहा है कि जो शिक्षक है उसका एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज्यादा महत्व है बच्चे के यानी बालक के जीवन में, विद्यार्थी के जीवन में। और वो एक माली की तरह है और बच्चा एक पौधे की तरह है, जिस पौधे का विकास माली करता है उसी तरीके से एक विद्यार्थी का विकास, ऑल ओवर डेवलपमेंट जो होता है, हर तरीके का सर्वोत्तम विकास, सर्वांगीण विकास एक टीचर करता है। अब इसी में आगे हम देखेंगे यथार्थवाद यानी रियलिज्म के हिसाब से टीचर कैसा होना चाहिए। यथार्थवाद के अनुसार शिक्षक का स्थान महत्वपूर्ण है। यथार्थवाद के अनुसार भी शिक्षक का जो स्थान है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह बालक के समक्ष यथार्थ जगत रखता है। मतलब यथार्थ, सत्य को रखता है। जगत, जो जगत हमारा, जो हमारे जगत में सत्य है, जो हमारे संसार में सत्य है, उसको बालक के सामने रखने का काम किसका है? शिक्षक का है। मतलब रियलिटी दिखाने का। सेकंड है यथार्थ के अनुसार शिक्षक अपनी व्यक्तिगत मान्यता है, मतलब इंडिविजुअली जो मान्यता होती है एक शिक्षक के अंदर, उसको अलग रखकर बालक को वैज्ञानिक तथ्यों की स्पष्ट तथा सुव्यवस्थित जानकारी देता है। मतलब वैज्ञानिक जानकारियां देता है और सुव्यवस्थित मतलब जो एक अच्छी तरीके से व्यवस्थित है उसकी जानकारियां जो एक शिक्षक होता है वो विद्यार्थी को देता है। नेक्स्ट है कि स्कूल कैसा होना चाहिए आदर्शवादियों के हिसाब से और यथार्थवादियों के हिसाब से। तो पहला हम देखेंगे कि जो हमारा स्कूल है वो आदर्शवादियों के हिसाब से कैसा होना चाहिए। स्कूल में फर्स्ट है आदर्शवाद के अनुसार स्कूल ही बालक को नियमित शिक्षा देने का एक स्थान है। मतलब ये तो जाहिर सी बात है कि स्कूल में ही वो डायरेक्ट नॉलेज ले सकता है किसी भी चीज की, जो करिकुलम डिजाइन करा गया है आदर्शवादियों के हिसाब से। और नेक्स्ट है इसमें आदर्शवाद के अनुसार स्कूल एक सुंदर उपवन है। मतलब एक ऐसा सुंदर गार्डन है जिसमें एक जो शिक्षक है और एक विद्यार्थी है, उनका एक ऐसा डायरेक्ट नॉलेज का एक सोर्स है वो विद्यालय। तो उनका स्कूल कैसा होना चाहिए? आदर्शवाद के अनुसार स्कूल एक सुंदर उपवन के रूप में मानवीय क्रियाओं का आदर्श रूप है। इसी में हम आगे देखेंगे यथार्थवाद के अनुसार स्कूल कैसा होना चाहिए। फर्स्ट है यथार्थवाद के अनुसार स्कूल एक सामाजिक सुव्यवस्थित संस्था है। जो स्कूल है वो एक ऐसी संस्था है जहां पर बच्चों को शिक्षा दी जाती है, मतलब सत्य को उनसे परिचित कराया जाता है। सेकंड है यथार्थवाद के अनुसार स्कूल एक सामाजिक सुव्यवस्थित संस्था है, समाज का दर्शन है। मतलब समाज के अंदर जो चीजें हो रही हैं वो चीजें एक शिक्षक बच्चों को उससे परिचित कराता है। मतलब सामाजिक लेवल पे या उनके मेंटली लेवल पे, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि ऑल ओवर डेवलपमेंट उनके हिसाब से होता है। मतलब टीचर्स अपने हिसाब से उनका ऑल ओवर डेवलपमेंट करते हैं अपनी इंडिविजुअल मान्यताओं को अलग रख के। तो यहां तक हमने देखे कुछ पॉइंट्स जो यथार्थवाद और आदर्शवाद के थे। यानी स्कूल कैसा होना चाहिए, स्कूल में शिक्षक कैसे होने चाहिए, स्कूल में डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, स्कूल कैसा होना चाहिए, या आदर्शवाद किसको मानता है, आदर्शवाद को मानने वाले कौन कौन से ऐसे फिलोसोफर्स हैं, या जो यथार्थवाद है, रियलिज्म है, उसको कौन कौन से फिलोसोफर्स मान रहे हैं। अब तक हमने ये देखा। आगे हम देखेंगे नेचुरलिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म, यानी जो प्रकृतिवाद है और प्रयोजनवाद है। अभी तक हमने पढ़ा था आदर्शवाद और यथार्थवाद, और आगे हम पढ़ेंगे प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद। तो जो पॉइंट्स मैंने आपको आदर्शवाद और यथार्थवाद में बताए थे वही वही पॉइंट्स हम इसके अंदर भी लेंगे। यानी इसके कौन कौन से मानने वाले हैं, मतलब कौन कौन आदर्शवाद और यथार्थवाद की तरह प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद को मान रहा है, या इसके सिद्धांत क्या क्या है, इसके हिसाब से टीचर्स कैसे होने चाहिए, इसके हिसाब से टीचिंग मेथड्स कैसे होने चाहिए, इसके हिसाब से स्कूल्स कैसे होने चाहिए, स्कूल में कैसे मेथड से टीचर को पढ़ाना चाहिए, अनुशासन कैसा होना चाहिए, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। तो ये चीजें हम प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद के अंदर भी देखेंगे, यानी नेचुरलिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म। तो सबसे पहले देखेंगे कि नेचुरलिज्म को कौन कौन से फिलोसोफर्स मानते हैं। सबसे पहले इसमें है अरस्तु। अरस्तु प्रकृतिवाद को मानते हैं। हॉब्स एक फिलोसोफर हैं, ये प्रकृतिवाद को मानते हैं।
डार्विन एक फिलोसोफर हैं जो प्रकृतिवाद को मानते हैं। लैमार्क एक ऐसे फिलोसोफर हैं जो प्रकृतिवाद को मानते हैं। रूसो एक ऐसे फिलोसोफर्स हैं जो प्रकृतिवाद को मानते हैं। और काम्टे और एक ऐसे फिलोसोफर हैं जो इसको मानते हैं। और रविन्द्रनाथ टैगोर भी प्रकृतिवाद को मानते हैं। ये सारे तो वेस्टर्न फिलोसोफर्स हैं, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो हमारे इंडियन फिलोसोफर हैं। ऐसे ही प्रयोजनवाद में हम देखेंगे, प्रयोजनवाद यानी प्रैग्मेटिज्म के अंदर कौन कौन इसको मानते हैं। सीवी पियर्स मानते हैं इसको, विलियम जेम्स मानते हैं, शिलर मानते हैं, जॉन डीवी। हम जॉन डीवी के बारे में पढ़ेंगे इसी सिलेबस में आगे। जॉन डीवी क्यों मानते हैं प्रैग्मेटिज्म को, ये चीज हम देखेंगे। और किल पैट्रिक, यानी ये 5 और इसके अंदर 6, ये लोग प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद को मानते हैं। 6 लोग ऐसे हैं जो प्रकृतिवाद को मानते हैं, या 5 लोग इसके अंदर हैं जो प्रयोजनवाद को मानते हैं। ये ऐसे फिलोसोफर्स थे तो जो प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद को मानते हैं। अब हम देखेंगे कि आधारभूत सिद्धांत यानी फंडामेंटल राइट इनके क्या क्या हैं। आप नोट्स में अपने लिख लीजिएगा, जैसे मैंने आपको पूरे नोट्स उसके दिखाए थे यथार्थवाद और आदर्शवाद के, उसी तरीके से आप इसके नोट्स भी लिख लीजिएगा। इसके अंदर है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स फर्स्ट। तो इसके अंदर है प्रकृतिवाद ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता, मतलब प्रकृतिवाद जो है वो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता, उनको ऐसा नहीं लगता कि ईश्वर है। इसके अनुसार प्रकृति ही सब कुछ है, मतलब जो प्रकृति में हमें दिख रहा है वही सब कुछ है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रकृतिवाद पदार्थ तथा भौतिक जगत के महत्व को स्वीकार करता है, मतलब पदार्थ जो चीजें हमें दिख रही हैं, जो हमारे सामने जो पदार्थ हैं या जो भौतिक जगत है हमारा, जो चीजें हमें दिख रही हैं अपने सामने, उस चीज को महत्व देता है, उसको स्वीकारता है। इसमें थर्ड है प्रकृतिवाद के अनुसार भौतिक एवं प्राकृतिक नियम सार्वभौमिक है। प्रकृतिवाद के अनुसार क्या है, भौतिक जो एक भौतिक नियम है और जो प्राकृतिक नियम है प्रकृति से जो चलता है वो सार्वभौमिक है, वो सबसे ऊपर है। इसी तरीके से प्रयोजनवाद में हम देखेंगे प्रैग्मेटिज्म में, इसमें सबसे पहला क्या सिद्धांत है, प्रयोजनवाद ईश्वर और आध्यात्मिक तत्व में विश्वास नहीं करता, मतलब प्रयोजनवाद भी ईश्वर में विश्वास नहीं करता, ना आध्यात्म में विश्वास करता। मतलब आदर्शवाद ही एक ऐसा है जो ईश्वर के अंदर विश्वास करता है, बाकी सारे प्रकृति, प्रयोजन या यथार्थ को या सच को मानते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर है अपितु व्यक्ति में विश्वास करता है, जो व्यक्ति कर रहा है, जो व्यक्ति खोज कर रहा है, इन्वेंशन कर रहा है, या व्यक्ति का जो जीवन है, समाज है, इन सब चीजों में विश्वास करता है। सेकंड है प्रयोजनवाद मानव की शक्ति को महत्व देता है, जो प्रयोजनवाद है प्रैग्मेटिज्म है वो मानव की शक्ति को, उसकी स्ट्रेंथ को महत्व देता है। इसमें थर्ड है आध्यात्मिक नियम सार्वभौमिक नहीं है, मतलब जो आदर्शवाद के हिसाब से जो आध्यात्मिक नियम को वो फॉलो कर रहे थे वो प्रयोजनवाद के हिसाब से नहीं है। आध्यात्मिक नियम सार्वभौमिक नहीं होने चाहिए, यूनिवर्सल नहीं होने चाहिए, ये नियम देश काल परिस्थिति तथा व्यक्ति के अनुसार बदलते रहते हैं। सही कह रहा है ये कि जो प्रयोजनवाद के अंदर हम पढ़ रहे हैं ये चीज जो आज मॉडर्न इंडिया है इसके हिसाब से सारी चीजें बदल रही हैं, सारे नियम बदल रहे हैं, तो जो पहले की चीजें हैं वो चीजें लोग फॉलो नहीं कर रहे। तो ये यही कहना चाह रहा है कि नियम देश काल परिस्थिति तथा व्यक्ति के अनुसार बदलते रहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद के अनुसार इसमें आगे के सिद्धांत क्या क्या हैं। फोर्थ हम इसमें देखेंगे प्रकृतिवाद के अनुसार कोई आदर्श नहीं है, प्रकृतिवाद के अनुसार कोई भी ऐसा आदर्श नहीं है जो पर्टिकुलर बना दिया गया है। और इसमें फिफ्थ है प्रकृतिवाद का पूर्णतः भौतिक तथा यांत्रिक दृष्टिकोण है, मतलब भौतिक लेवल पे देखता है और यांत्रिक लेवल पे, टेक्नोलॉजी के लेवल पे देखता है, इसका ये दृष्टिकोण है। और प्रयोजनवाद में फोर्थ क्या सिद्धांत है इसका, प्रयोजनवाद के अनुसार मूल्य पूर्व निर्धारित नहीं है, मूल्य जो होते हैं, जो हमारे नैतिक मूल्य होते हैं वो पहले से निर्धारित नहीं है, अपितु निर्माण की अवस्था है, निर्माण की ये एक अवस्था है। नेक्स्ट इसमें फिफ्थ है मानवीय तथा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है, ये एक मानवीय दृष्टिकोण है और एक मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल दृष्टिकोण है। अब इनके अनुसार जो एजुकेशन के प्रिंसिपल्स है वो क्या होने चाहिए, एजुकेशन के सिद्धांत क्या होने चाहिए, शिक्षा के सिद्धांत। तो इसमें फर्स्ट है प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का आधार जो है, शिक्षा का आधार मनोवैज्ञानिक है, मतलब साइकोलॉजिकली होता है, मनोवैज्ञानिक है। नेक्स्ट है प्रकृतिवाद के अनुसार प्रकृतिवाद मूल्य प्रवृत्ति संवेगों तथा व्यवहार पर बल देता है, संवेग मतलब इमोशन, व्यवहार मतलब हमारा बिहेवियर, इस पर बल देता है प्रकृतिवाद, यानी जो नेचुरलिज्म है, नेचर एक तरीके से। थर्ड है हमारा शिक्षा का केंद्र बालक है, जो शिक्षा का केंद्र होता है, जो एजुकेशन का जो सेंटर होता है वो क्या है, बालक है, बालक के हिसाब से शिक्षा होनी चाहिए। इसी में फोर्थ है हमारा
पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करता है, ये पुस्तक वाली ज्ञान का विरोध करता है। प्रैग्मेटिज्म क्या बोलता है, प्रकृतिवाद क्या बोलता है कि जो ज्ञान उसको अपनी प्रकृति से, अपने समाज से मिल रहा है वही इंपॉर्टेंट है। आप बुक में उसको कुछ भी पढ़ा ले, लेकिन जिस एनवायरमेंट में वो रहेगा वो चीजें उसके दिमाग में ज्यादा बैठेंगी। और इसी में फिफ्थ है हमारा प्रकृतिवाद, एक प्रगतिशील विचारधारा है। प्रगतिवाद जो है, प्रकृतिवाद, वो एक प्रगतिशील मतलब निरंतर चलने वाली विचारधारा है। अब हम प्रयोजनवाद के अंदर शिक्षा का सिद्धांत देखेंगे। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का आधार क्या है, मनोवैज्ञानिक अथवा विज्ञान है, मतलब साइकोलॉजिकल है और साइंटिफिक है। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे प्रयोजनवाद प्रयोग तथा अभ्यास पर बल देता है। प्रयोजनवाद किस पर बल देता है, प्रयोग पर मतलब प्रैक्टिकल करने पर, और अभ्यास मतलब प्रैक्टिस करने पर। प्रैक्टिकल और प्रैक्टिस इसके हिसाब से महत्वपूर्ण है या इंपॉर्टेंट है। थर्ड इसमें हम देखेंगे गतिशीलता का विकास, मतलब ये एक गति, जो गतिशीलता निरंतर चलने वाली प्रक्रिया पर प्रक्रिया का विकास है, डेवलपमेंट है। फोर्थ है सामाजिक कुशलता का विकास, मतलब सामाजिक कुशलता, जो सोशल स्किल्स होती हैं, समाज के ऊपर बेस्ड होती हैं वो स्किल्स, उनका विकास, उनका डेवलपमेंट। इसी में अपना पांच है पांचवा लोकतांत्रिक जीवन की शिक्षा, यानी जो डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेटिक लाइफ होती है कि हम अपने हिसाब से कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, उसकी शिक्षा। तो ये हमने पढ़ा कि शिक्षा के क्या क्या सिद्धांत होते हैं, प्रैग्मेटिज्म के हिसाब से और नेचुरलिज्म के हिसाब से, यानी प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रकृतिवाद के हिसाब से शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य होने चाहिए और प्रयोजनवाद के हिसाब से शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य होने चाहिए। तो इसमें सबसे पहला हम देखेंगे प्रकृतिवाद के हिसाब से शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए, यानी एम ऑफ एजुकेशन। तो शिक्षा जो है वो सहज क्रियाओं की स्थापना करना, मतलब सहज क्रियाओं की स्थापना करना शिक्षा का एक उद्देश्य है। सेकंड है मूल प्रवृत्ति का शोधन, मूल प्रवृत्ति का शोधन होना चाहिए इसके अंदर। थर्ड है वातावरण के साथ अनुकूल करना, मतलब जो वातावरण है उसी के हिसाब से शिक्षा देना कि उसके अंदर वो कंफर्टेबल फील करे। ये नहीं कि आप इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया की बातों की जगह, इंडिया की शिक्षा की जगह आप उसको किसी और कल्चर की सारी चीजें पढ़ा रहे हैं, तो वो उसके अनुकूल है ही नहीं, तो वो उन चीजों को सीखेगा नहीं। फोर्थ है हमारा जीवन संघर्ष के लिए तैयार करना, मतलब जीवन में जो स्ट्रगल्स आने वाले हैं उनके लिए बच्चों को तैयार करना। फिफ्थ है इसमें सुख प्राप्त करना, मतलब प्रकृतिवादी क्या कहते हैं कि प्रकृति के हिसाब से अगर आप बच्चों को शिक्षा देंगे, इसका एम ऑफ एजुकेशन क्या है, सुख प्राप्त करना, तो उसमें क्या है वो खुश रहेंगे उसके साथ। सिक्स है व्यक्तिकता का अनियंत्रित विकास करना, मतलब अनियंत्रित ऐसा जिसके अंदर कोई, जिसके उसमें कोई नियंत्रण ना हो, व्यक्तिकता का विकास, ऐसा विकास होना चाहिए कि उसमें कोई नियंत्रण ना हो। इसी तरीके से प्रयोजनवाद के हिसाब से क्या क्या शिक्षा के उद्देश्य होने से, शिक्षा के उद्देश्य पूर्व निर्धारित नहीं होते, मतलब पहले से निर्धारित नहीं होते प्रैग्मेटिज्म के हिसाब से, इसको बाद में अपने हिसाब से निर्धारण करना पड़ता है इनका। नेक्स्ट है शिक्षा के उद्देश्य देश काल तथा परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं, मतलब जो शिक्षा है उसके उद्देश्य क्या है, वो देश और काल तथा परिस्थिति के हिसाब से, हमारी सिचुएशंस के हिसाब से बदलते रहते हैं। थर्ड है इसमें उद्देश्य, शिक्षा का उद्देश्य अधिक शिक्षा, मतलब अधिक अधिक शिक्षा दी जाए, इसका ये एक उद्देश्य है। इसमें फोर्थ है शिक्षा सामाजिक मानसिक तथा संवेगात्मक क्रियाओं की व्यवस्था करे ताकि नवीन मूल्यों की रचना होती रहे, मतलब सामाजिक, सोशल, मानसिक, मेंटल तथा संवेगात्मक इमोशनल क्रियाओं पर बेस्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट है इसमें लास्ट लचीले मस्तिष्क का निर्माण, मतलब जो मस्तिष्क हमारा माइंड होना चाहिए वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि जो भी आप कोई काम करना चाह रहे हैं उसको आप फ्लेक्सिबली कर सकें। नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्रकृतिवादियों और प्रयोजनवादियों के अनुसार हमारा पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, जो हमारा पाठ्यक्रम है, जो हमारा करिकुलम है स्कूल का, वो कैसा होना चाहिए। फर्स्ट इसमें हम देखेंगे प्रकृतिवाद के हिसाब से, प्रकृतिवाद पाठ्यक्रम की रचना बालक की प्रकृति, रुचियों, अभिरुचियों तथा योग्यता के आधार पर होनी चाहिए, मतलब बालक जिस चीज में रुचि ले रहा है, जिस चीज में उसका इंटरेस्ट है, उनकी जैसी अभिरुचि है, उनकी जैसी एबिलिटी है, जैसी योग्यता है, उसके हिसाब से हमारा जो करिकुलम है वो डिजाइन होना चाहिए। सेकंड है प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक विषयों का गुण स्थान मिलता है, मतलब जो प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम है उसके अंदर वैज्ञानिक विषयों का गुण स्थान मिलता है। थर्ड है प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम के मुख्य विषय निम्न है। कौन कौन से विषय जो प्रकृतिवादी हैं वो करिकुलम में पढ़ाते हैं, खेलकूद, शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा गणित, ये सारी चीजें प्रकृतिवादियों के हिसाब से इसके अंदर होनी चाहिए सब्जेक्ट्स। तो नेक्स्ट है
करिकुलम कैसा होना चाहिए हमारा प्रयोजनवाद के हिसाब से, प्रैग्मेटिज्म के हिसाब से। इसके अंदर फर्स्ट है प्रैग्मेटिज्म यानी प्रयोजनवाद पाठ्यक्रम उपयोगिता के सिद्धांत पर आधारित हो, मतलब उपयोगिता जो उसके अंदर क्षमता है, जिस चीज की उपयोगिता है बच्चे के अंदर, उसके ऊपर आधारित होनी चाहिए। प्रयोजनवादी पाठ्यक्रम में सामाजिक विषयों को सम्मिलित किया जाए, मतलब जो प्रयोजनवादी हैं उनके हिसाब से पाठ्यक्रम में सामाजिक विषय जो सोसाइटी के ऐसे कुछ इश्यूज होते हैं उनको सम्मिलित किया जाए, उसके अंदर इंक्लूड किया जाए। थर्ड है हमारा इसके अंदर मुख्य विषय निम्न है। कौन कौन से विषय इसके अंदर हमें करिकुलम में पढ़ाने हैं? स्वास्थ्य विज्ञान, सबसे पहले हेल्थ की जो साइंस होती है, स्वास्थ्य विज्ञान, शारीरिक प्रशिक्षण मतलब फिजिकली लेवल पे जो एक ट्रेनिंग होती है, इतिहास यानी हिस्ट्री, भूगोल ज्योग्राफी, विज्ञान साइंस, गृह विज्ञान जो हमारा होम साइंस होता है, गणित यानी मैथमेटिक्स, और कृषि यानी एग्रीकल्चर के बारे में हमें पढ़ाना चाहिए। तो ये थे हमारे शिक्षा के कौन कौन से एक तरीके से करिकुलम होना चाहिए, क्या क्या सिलेबस हम पढ़ाएंगे, कैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे प्रगतिवाद के हिसाब से और प्रयोजनवाद के हिसाब से। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद के हिसाब से टीचिंग मेथड्स क्या क्या होने चाहिए बच्चों के लिए। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे प्रकृतिवाद के हिसाब से प्रकृतिवादियों ने सबसे पहले करके सीखना, मतलब प्रकृतिवादियों ने क्या क्या बताया शिक्षा के मेथड्स जो होते हैं, टीचिंग मेथड जो होते हैं, करके सीखना। सबसे पहले करेंगे तभी सीखेंगे कोई चीज, अनुभव द्वारा सीखना, मतलब जो आपने कर लिया उसका अनुभव है आपको, उसके द्वारा सीखना, खेल द्वारा सीखना, और उसके सिद्धांत पर आधारित जो आधार मानते हैं, इनके सिद्धांतों को इसका आधार मानते हैं, आधार मानते हुए निम्न शिक्षण पद्धतियों को जन्म दिया गया, मतलब ऐसी शिक्षण पद्धतियों को जन्म दिया गया, जिसके अंदर पहला है निरीक्षण पद्धति, मतलब निरीक्षण करना। नेक्स्ट है खेल पद्धति, मतलब खेल द्वारा सीखना, डाल्टन पद्धति। नेक्स्ट है मॉन्टेसरी विद्यालय आपने सुने होंगे, मॉन्टेसरी पद्धति, और किंडरगार्टन पद्धति, मतलब ये सारी पद्धतियां इसके अंदर इनके द्वारा, इन मेथड्स के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है। अब प्रैग्मेटिज्म के अंदर हम देखेंगे कि प्रैग्मेटिज्म के अंदर क्या क्या मेथड्स हैं, किस किस तरीके के मेथड्स हैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए, टीचर क्या क्या मेथड्स को फॉलो करे। प्रयोजनवादियों ने सबसे पहले क्या बनाया, सीखने की 100 उद्देश्यपूर्ण मतलब प्रक्रिया का सिद्धांत, जो उद्देश्यपूर्ण सीखने की प्रक्रिया का सिद्धांत करा। नेक्स्ट है क्रिया करके, काम करके सीखना, क्रिया करके तथा अनुभव द्वारा सीखना, ये हमने प्रैग्मेटिज्म में भी देखा और हम नेचुरलिज्म में भी देख रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, इसके अंदर एकीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, मतलब एकीकरण के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। इन सभी सिद्धांतों के आधार पर जॉन डीवी के शिष्य किलपेट्रिक ने योजना पद्धति जो थी उस टाइम पर वर्तमान शिक्षा की सर्वोत्तम पद्धति है। तो ये हमने देखा अब तक की शिक्षण पद्धति, टीचिंग मेथड्स क्या क्या होने चाहिए प्रकृतिवाद के अंदर और प्रयोजनवाद के अंदर। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो प्रकृतिवाद है और प्रयोजनवाद है उसके हिसाब से हमारे स्कूल का अनुशासन कैसा होना चाहिए, हमारे स्कूल का डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए। प्रकृतिवाद का नारा था स्वतंत्रता, मतलब बच्चों को स्वतंत्र छोड़ेंगे तभी बच्चे अपने प्रकृति के हिसाब से, अपने समाज के हिसाब से सारी चीजें सीखेंगे। अतः यह दर्शन मुक्तायात्मक अनुशासन का समर्थन करते हुए प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन पर बल देता है। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि मुक्तायात्मक, इनके हिसाब से कोई भी दंडायात्मक यानी दंड देने वाला कोई भी अनुशासन नहीं होना चाहिए, मुक्तायात्मक होना चाहिए यानी मुक्त रखने वाला बच्चों को प्रकृति के हिसाब से। और नेक्स्ट है प्रयोजनवाद के हिसाब से क्या है, प्रयोजनवाद सीमित मुक्तायात्मक अथवा सामाजिक अनुशासन का समर्थन करता है। सीमित मुक्तायात्मक मतलब एक उसका क्राइटेरिया कम हो, ये नहीं कि आपने बिल्कुल ही फ्री छोड़ रखा है बच्चों को, सीमित होना चाहिए। सामाजिक अनुशासन मतलब सोशल, जो सोसाइटी के हिसाब से जो डिसिप्लिन बनाए गए हैं उसका समर्थन करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रयोजनवाद और प्रकृतिवाद के हिसाब से जो हमारे शिक्षक होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए। तो पहला हम देखेंगे शिक्षक कैसे होने चाहिए प्रकृतिवाद के हिसाब से। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षक का स्थान गौण है तथा बालक का मुख्य है, तो बालक का स्थान जो है वो मुख्य है और शिक्षक का स्थान क्या है वो गौण है। सेकंड है हमारा प्रकृतिवाद के अनुसार
प्रकृति ही बालक की सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। मतलब प्रकृतिवाद क्या बोलना चाह रहा है, प्रकृतिवादी लोग क्या बोलते हैं कि जो प्रकृति है, नेचर है, वही सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है बच्चों की। यानी शिक्षा किससे हासिल होती है उनको? अपनी प्रकृति से। यदि शिक्षक का कोई स्थान है तो केवल रंगमंच तैयार करने का तथा पर्दे के पीछे रहने का। मतलब जो शिक्षक है वो एक तरीके से बस एक गाइडेंस का काम करता है। शिक्षक उनको गाइड करता है बच्चों को, लेकिन जो चीजें सीखता है वो प्रकृति से ही सीखता है बच्चा। तो नेक्स्ट हम देखेंगे प्रयोजनवाद के हिसाब से शिक्षक कैसे होने चाहिए। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षक का स्थान एक मित्र, पथ प्रदर्शक तथा सलाहकार के रूप में है। मतलब वो एक एडवाइजर होना चाहिए, एक मेडिएटर होना चाहिए, एक फ्रेंड होना चाहिए, एक पथ प्रदर्शन यानी पथ प्रदर्शक का क्या है, वो हमें मार्ग दिखाने वाला होना चाहिए। सेकंड है प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षक बालक के सामने ऐसी सामाजिक परिस्थितियों को उत्पन्न करता है जिसमें रहते हुए अपनी रुचि तथा योग्यता के अनुसार समस्या को सुलझा सके। मतलब उनके सामने एक ऐसी परिस्थिति, एक ऐसा सामाजिक परिस्थितियों को उत्पन्न करता है टीचर, जो अपनी खुद की रुचि या अपनी योग्यता के अनुसार उन समस्याओं को सुलझा सके। इसमें लास्ट हम देखेंगे कि स्कूल कैसा होना चाहिए, प्रैग्मेटिज्म या नेचुरलिज्म के हिसाब से, यानी प्रकृतिवाद के हिसाब से और प्रयोजनवाद के हिसाब से। तो फर्स्ट है प्रकृतिवाद के हिसाब से स्कूल का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। प्रकृतिवाद के अनुसार प्रकृति का विस्तृत प्रांगण ही स्कूल है। मतलब प्रकृति मतलब बाहर एक तरीके से, जैसे गार्डन हो गया या पेड़ पौधे हो गए या हमारे स्कूल का ग्राउंड हो गया, ऐसी जगहों पर बच्चों को पढ़ाना चाहिए जिससे ये पता चलता है कि बच्चे नेचर के बीच हैं और नेचर के बारे में सीख रहे हैं। सेकंड है प्रकृतिवाद के अनुसार स्कूल प्राकृतिक अथवा स्वाभाविक वातावरण के अनुरूप के रूप में हो। मतलब बच्चों के आसपास प्रकृति का एक ऐसा स्वरूप होना चाहिए जो प्रकृति उन्हें कुछ सिखा सके। इसीलिए स्कूल्स में क्या होता है कि बहुत से पेड़ पौधे, हरियाली, इस टाइप की चीजें लगाई जाती हैं। बहुत से गार्डन, ऐसा होता है कि लगभग स्कूल के आसपास या स्कूल का जो क्राइटेरिया है वहां पर पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। एक ऐसा निर्माण किया जाता है स्कूल के भवन को कि वो एक तरीके से अच्छा लगे देखने में, प्राकृतिक लगे देखने में। नेक्स्ट है इसके अंदर प्रयोजनवाद के हिसाब से स्कूल कैसा होना चाहिए। प्रयोजनवाद के अनुसार स्कूल एक प्रयोगशाला है। मतलब वो एक प्रयोग करने वाला भवन है जहां पर हमें कोई भी प्रयोग के द्वारा कुछ सीखने को मिलेगा, यानी प्रैक्टिकल के द्वारा। इसमें सेकंड है प्रयोजनवाद के अनुसार स्कूल समाज का लघु रूप है। मतलब जो स्कूल है वो समाज का लघु रूप है। तो हम समाज में जितनी चीजें सीखते हैं उससे कुछ एक कम, जैसे हम मानते हैं कि समाज या जो हमारा घर है वहां से हम सीखना शुरू करते हैं, ऐसे ही विद्यालय भी एक ऐसी जगह है जहां पर हम कुछ सीखते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक जिसके अंदर हमने पढ़ा आइडियलिज्म और रियलिज्म, नेचुरलिज्म और प्रैग्मेटिज्म। इसके अंदर आपका सेकेंड यूनिट लगभग कवर होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो को पेशेंटली पूरा देखेंगे तो आपको पूरी यूनिट अच्छे से समझ में आ जाएगी और आपको कहीं और से कोई भी नोट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने नोट्स आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन के लिए काफी हैं। और इसमें लॉन्ग क्वेश्चन क्या बनता है कि आदर्शवाद को कौन फॉलो कर रहा है, आदर्शवाद क्या है, आदर्शवाद का पूरा इसके अंदर आपको प्रीव्यू देना पड़ेगा एक तरीके से कि शिक्षक कैसे होने चाहिए, स्कूल कैसे होने चाहिए। मतलब ऑल ओवर जो जो चीजें मैंने बताई, ऐसे ही यथार्थवाद यानी रियलिज्म के ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है, या प्रकृतिवाद के ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है कि नेचुरलिज्म क्या है, या प्रयोजनवाद के ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड एजुकेशनल बीएड ग्रुप्स। Thank you so much.